गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्वरण समय ग्राफ। तो आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन टाइम कर्व, त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, देखिए त्वरण समय ग्राफ में केवल दो ही ग्राफ है। सबसे पहला तो है ये ग्राफ, इस ग्राफ को देखिएगा। सबसे पहला ग्राफ ये है समय t और ये है त्वरण a। अगर हम त्वरण और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं और एक सीधी रेखा आता है, यदि त्वरण और समय के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा आता है, इसका मतलब क्या है? मतलब सीधी रेखा क्या है? इससे ये पता चल रहा है कि आप समय का मान बढ़ा रहे हो लेकिन त्वरण का मान नहीं बढ़ रहा। यानी a कैसा है? आपका नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है। अगर त्वरण नियत है तो ये एक समान त्वरण है। क्या है आपका? ये एक समान त्वरण। तो ये एक समान त्वरण को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला देखिए, ये समय और ये त्वरण है। अगर ऐसा आए, ऐसा ग्राफ आए तो ये असमान त्वरण का वक्र है। किसका वक्र है? असमान त्वरण का वक्र है। लेकिन मतलब त्वरण तो समय के साथ नहीं बदल रहा, त्वरण तो मतलब समय के साथ नियत नहीं है, त्वरण तो बदल रहा है और वो भी असमान, यानी असमान त्वरण हुआ पर एक समान रूप से बढ़ रहा है। असमान त्वरण का वक्र है परंतु बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असमान त्वरण है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में। इसी तरीके से एक और देखिए आगे, बढ़ते हुए क्रम, एक समान बढ़ते हुए, एक समान बढ़ते हुए क्रम में। अब फिर दोबारा से आप बना रहे हैं, ये भी असमान त्वरण का वक्र है परंतु असमान क्रम में बढ़ते हुए। ये भी आपका असमान त्वरण है परंतु असमान रूप में बढ़ते हुए। ठीक है, ये है असमान रूप में बढ़ते हुए। ये तीन ग्राफ हो गए। इसके बाद आगे एक और, ठीक है, ये तीन तो हो ही गए। इसके बाद हम देखें, आपको आगे एक और बात बताएं। देखिए त्वरण और समय का ग्राफ, जैसे विस्थापन और समय का ग्राफ वेग को बताया था, वेग और समय का ग्राफ त्वरण को बताया था, उस तरह से त्वरण और समय का ग्राफ बताता तो किसी चीज को नहीं है, लेकिन त्वरण और समय का जो ग्राफ है, त्वरण और समय का जो ग्राफ है वो किसी, उसको तो बताता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन त्वरण समय का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल है, त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल। ए बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? ए डेल्टा टी। तो ये जो होता है वेग को व्यक्त करता है ना। तो वैसे तो ये त्वरण समय का वक्र किसी को दिखाता नहीं है, पर ये वेग को व्यक्त करता है अगर हम त्वरण और समय का ग्राफ बनाएंगे तो। ठीक है ना, ये है इसका सिस्टम।
इन ग्राफों को देखिए, बस इसमें कोई ज़्यादा ग्राफ नहीं है, बस यही ग्राफ है इसके अंदर। ठीक है सर, आइए देखते हैं। देखिए आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूं एक समान त्वरण से गतिमान कण की गति के समीकरण, है ना। देखिए आज हम आपको करा रहे हैं एक समान त्वरण से गतिमान कण की गति के समीकरण। बच्चों मैं आपको ये दो विधि से कराऊंगा, दो विधि से यानी दो तरीकों से कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है ग्राफीय विधि। सबसे पहला नंबर है आपका ग्राफीय विधि। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए t बराबर 0 पर, किस पर? t बराबर समय और वेग के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ये समय है, ये समय और ये वेग। t बराबर 0 पर कण का जो वेग है वो है u, और t समय पश्चात कण का जो वेग हो जाता है वो हो जाता है v। t बराबर 0 पर कण का वेग u और t समय पश्चात कण का वेग हो जाता है v। और ये एक समान वेग से गति करता है। एक समान वेग से गति करने का मतलब है कि वेग समय वक्र क्या आएगा? एक समान वेग से गति करने का मतलब है कि वेग और समय के मध्य जो वक्र आएगा वो एक सीधी रेखा आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एक समान त्वरण से गतिमान कण की गति के समीकरण है ये, ठीक है। तो देखिए A B C D, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या कहता है? ये जो ग्राफ है BAC, हमें इसका ढाल निकालना है। क्या निकालना है हमें? इसका ढाल। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वही आपका एक तरह से त्वरण होता है। हम ये बात जानते हैं, ठीक है। तो ABC वक्र का ढाल, वक्र B वक्र नहीं सॉरी त्रिभुज, जिस पर कौन बनता है बीच में आता है ना, त्रिभुज BAC का ढाल। हम जानते हैं ढाल का मतलब यहाँ tan थीटा से है। किससे है? tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, BC बटे AC, BC बटे AC। BC बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर V माइनस U, और AC बराबर क्या होगा? T माइनस 0। और ये ढाल ही आपका क्या है? त्वरण है, बराबर A। तो V माइनस U बराबर क्या आएगा? AP, और V बराबर क्या आया? U प्लस AP। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ये हमने 9th क्लासेस में डायरेक्ट पढ़ी है बच्चों।
हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, ये हम इनको सीधा पढ़ लेते थे, हम ये नहीं लेते थे इसको प्रूफ कैसे करना है, क्या करना है, सीधे सीधे इसको पढ़ लेते थे हम लोग, है ना। तो ये है इसका, ठीक है। और ये सदिश राशि है, तो सदिश ये सदिश राशि। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको गति का दूसरा समीकरण बताते हैं। देखिए आगे, ग्राफीय विधि का अर्थ पता है क्या होता है? ग्राफीय विधि का अर्थ ये होता है कि जो आपने ग्राफ बनाया है उससे निकालना है। और आपको याद है मैंने इसे बताया था कि वेग और समय के बीच में जो ग्राफ बनता है उससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल दूरी कहलाता है। गति का दूसरा समीकरण देखिए, गति का द्वितीय समीकरण है वेग समय वक्र, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल दूरी कहलाता है। दूरी कह लीजिए या इसको विस्थापन कह लीजिए, बात बराबर, चाहे आप इसे दूरी कह लीजिए चाहे आप इसे विस्थापन कह लीजिए, तो ये आपका ये जो है आपका दूरी कहलाता है, ठीक है। दूरी को हम लोग s से लिखते हैं, और आइए देखते हैं दूरी को हम दूरी भी बोल सकते हैं इसको, है s बराबर, तो ये देखिए a b c d o a, वक्र a b c d o a का क्षेत्रफल। अब इसमें एक त्रिभुज है एक आयत, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले तो आयत देख लेते हैं, आयत OCDO, आयत OCD नहीं OACD का क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी OA इंटू OD, ये तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा OA इंटू OD, OA इंटू OD, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार AC गुणा ऊंचाई BC। OA कितना होगा आपका U, OD कितना है आपका T प्लस हाफ, AC कितना है आपका T, और BC कितना है आपका V माइनस U इंटू T, है ना। अभी आप पढ़ के आए हैं V बराबर U प्लस AT, पढ़ के आए हैं ना। V माइनस U बराबर क्या आएगा AT, और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है बच्चों, ये है गति का द्वितीय समीकरण, सेकंड समीकरण गति का। ये अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं, याद कीजिए आप, आपने कभी इसको प्रूफ करके नहीं देखा है, सीधे पढ़ा है आपने इसको, है ना।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि गति के द्वितीय समीकरण में वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल होता है उसी को अपन दूरी कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। अब गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या है? आपने पढ़ा है s बराबर क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने। और आपने ये भी पढ़ा है v बराबर क्या होता है u प्लस at, दिस इंप्लाई v माइनस u बराबर at, और t बराबर क्या आएगा v माइनस u अपॉन a, और इस मान को रख दीजिए। s बराबर क्या आएगा u, और यहाँ क्या आएगा तो v माइनस u अपॉन a प्लस हाफ a, और t स्क्वायर की जगह रखिए v माइनस u अपॉन a का स्क्वायर। तो s बराबर क्या आएगा uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a, ऊपर खोल दीजिए इसको, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 2a। s बराबर क्या आएगा बताइए 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2uv, 2uv से तो 2uv कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां तक देखिए बच्चों को परेशानी तो महसूस नहीं हो रही, वैसे तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये पहले और दूसरे समीकरणों को मिलाकर हल किया जाने वाला है। जगह खत्म हो गई है, ये ग्राफ हटा देता हूं मैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब s बराबर क्या होगा b स्क्वायर, अच्छा ये प्लस में, सॉरी, हाँ v स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है 2a, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर आएगा 2as, और v स्क्वायर बराबर आएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये है सर आपका गति का तीसरा समीकरण। पहला समीकरण v बराबर u प्लस a, दूसरा समीकरण, पहला समीकरण v बराबर u प्लस a, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण हैं गति के, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, अब ये अब आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस जगह पे कौन सा समीकरण इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वेग दिया है, त्वरण दिया है और दूरी दी है, तो तीसरा ही समीकरण इस्तेमाल होगा, क्योंकि पहले दो समीकरण तो तब इस्तेमाल होंगे जब आपको समय दिया जाएगा। अब किसी में वेग दे दिया, त्वरण दे दिया, किसी ने प्रारंभिक वेग दे दिया, त्वरण दे दिया और समय दे दिया, तो दिख रहा है पहला। ये प्रैक्टिस है मेन इसकी। गति के तीनों समीकरण पहले भी जानते थे, कोई नई चीज नहीं पढ़ी, आज बस आपने प्रूफ कर ली, सिद्ध कर लिया। और अभी तो मैंने सिर्फ आपको ग्राफीय विधि बताई है, एक दूसरी विधि और होगी कलन विधि, उससे और सिखाऊंगा। तो अभी तो आप इसकी दो तीन विधियां, एक विधि और सीखेंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इसको लगाना जो है वो मेन फैक्टर है। अपन इसको लगा कैसे पाते हैं, तरीके से लगाना सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। अगर हम इसे लगाने में असमर्थ है तो फिर बेकार है, यूं मान लो। और वो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि भाई साहब इसको कैसे लगाना है, आगे इसको कैसे करना है, उस डेरिवेशन को कैसे करना है। तो ये सब चीजों को
सब चीज़ों को उसी तरीके से आप मदद लेके पूरा दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।